Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक क्लासिक कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। इस कहानी में पुलिस की नाकामी भी है और पुलिस की कामयाबी भी है। क्या है ये कहानी? आइए शुरुआत करते हैं। शुरू से आपको सब कुछ बताते हैं। ये मामला है मुंबई के सबर्ब का, पालघर ज़िले का और पालघर के विरार शहर का। विरार शहर में आज से 24 साल पहले, साल 2001 में 14 जनवरी को एक भयानक वारदात हुई। वारदात एक शख्स के, एक इंसान के कत्ल की थी। जिस आदमी की हत्या हुई उसका नाम था मुहर्रम अली, और मुहर्रम अली वहीं विरार इलाके में एक हार्डवेयर की दुकान में काम किया करता था। इस आदमी को पब्लिक व्यू में दो लोगों ने अचानक चाकुओं से बुरी तरह गोद दिया, जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया और फिर फरार हो गए। अब सवाल यह था कि इन दो लोगों से मुहर्रम अली की ऐसी क्या दुश्मनी थी? हमला करने वाले कौन थे? इन्होंने ऐसा क्यों किया? मुहर्रम अली तो खैर मौके पर ही लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन जो हमलावर थे वो मौके से भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची, मुहर्रम अली को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की, तफ्तीश शुरू की, मुहर्रम अली के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि ये आदमी पास के ही हार्डवेयर शॉप में काम करता है। जब पूछताछ पुलिस ने की, शुरू से ही एक आसपास मौजूद लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि हमलावर जो हैं वो बेसिकली ऑटो ड्राइवर्स हैं। अब ये भी एक अपने आप में अजीब बात थी कि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं, ऐसे लोग ऑटो ड्राइवर, ऐसे लोगों ने किसी की हत्या क्यों कर दी? तो जब दोनों की पहचान पता चली तो उनमें से एक का नाम पता चला हारून और दूसरे का नाम पता चला मामू उर्फ ओम प्रकाश। इन दोनों का ताल्लुक विरार से काफ़ी दूर उत्तर प्रदेश से था। हारून जो है वो उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले का रहने वाला था और ओम प्रकाश कानपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई और गिरफ्तारी से पहले जो पुलिस ने पड़ताल की उसमें पुलिस को ये पता चला कि ये जो मुहर्रम अली है ये ऑटो वालों को किराया देने के मामले में थोड़ा रिलक्टेंट था। यानी वो बातचीत तो करता था, एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह उतर जाता था, वादा करता था पैसे दूंगा, लेकिन वहाँ जाकर पैसे नहीं देता था, और अगर पैसे के लिए ज़िद करो तो फिर वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता था। और ये चीज़ें जो है वो अक्सर अलग अलग ऑटो वालों के साथ किया करता था। तो ऑटो वाले इस मुहर्रम अली को पहचान गए थे और उससे चिढ़ते थे, उसके इस व्यवहार से चिढ़ते थे। कोई भी चिढ़ेगा, जब आप उसके हक की कमाई मारेंगे तो कोई भी नाराज़ होगा, चिढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस वजह से कत्ल करने की बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हारून और ओम प्रकाश भी उन नाराज़ ऑटो वालों में थे जिनको मुहर्रम अली ने चंद रुपयों के लिए ही सही ठगा था, और ये लोग गुस्से में थे। 14 जनवरी 2001 को इन लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करके चाकू से दोनों ने मिलकर मुहर्रम अली पर हमला किया और उसे लहूलुहान करके वो दोनों मौके से भाग गए। देखा जाए तो एक बहुत ही क्लियर कट मर्डर का केस था, जिसमें पहले दिन से ही जो है वो तकरीबन कातिलों की पहचान हो चुकी थी, मोटिव क्लियर हो चुका था, मरने वाला कौन था ये भी क्लियर हो चुका था। तो ये पहली नज़र में एक ओपन एंड शट केस लगता है, लेकिन ये केस इतना आसान नहीं होने वाला था। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की, दोनों विरार से गायब मिले, नहीं मिले, और जब इनके उत्तर प्रदेश के लोकेशन के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की टीमें जो है दोनों शहरों में, जालौन में भी और कानपुर में भी पहुंची, लेकिन पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो ओम प्रकाश के बारे में पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हाँ, जालौन में जहां उसका घर था हारून का, वहां से पुलिस ने हारून को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया, और ये गिरफ्तारी जो है 2001 में ही हो गई। इसके बाद से हारून लगातार जेल में रहा और उससे पुलिस ने कई बार पूछताछ की कि तुम्हारा जो पार्टनर है ओम प्रकाश, जिसने तुम्हारे साथ मिलकर हत्या की थी, वो कहाँ है, उसका पता बताओ। तो कई बार पूछताछ करने के बावजूद हारून ने ओम प्रकाश के बारे में वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसकी मुलाकात तो ज़्यादा थी नहीं, मुंबई में ही मिले थे और चूंकि यूपी के ही रहने वाले थे तो दोनों में दोस्ती हो गई थी। पुलिस ने हारून से पूछा कि ठीक है दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन कानपुर में भी अगर वो कहीं का होगा तो कभी तो तुमसे उसने कोई जिक्र किया होगा कि कहाँ का रहने वाला है, कुछ बताओ। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर और सस्टेन्ड इंटरोगेशन करने पर पुलिस को हारून ने
उसके कानपुर के रिहाइश के बारे में, लोकेशन के बारे में भी बताया, लेकिन ये एड्रेस भी वेग था। उसने बताया कि ओम प्रकाश जो है कानपुर के सेन पश्चिमी इलाके का रहने वाला है। अब सेन पश्चिमी इलाका बोलने से कानपुर आपको पता है बहुत क्राउडेड शहर है, भीड़ भाड़ वाली जगह है। ऐसे किसी आदमी को नाम से ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो मुंबई पुलिस, माफ़ कीजिएगा, पालघर की जो पुलिस है वो लगातार ओम प्रकाश को साल दर साल गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई। और इस तरह से एक एक करके दिन, महीने, साल गुजरते रहे और गुजरते गुजरते 24 सालों का लंबा वक्त निकल गया। ये मामला जो है, ओम प्रकाश की गिरफ्तारी का मामला, वो पालघर पुलिस के बही खातों में एक कोल्ड केस में तब्दील हो चुका था। कोल्ड केस आप सब जानते हैं, वैसे मामले जो अनसुलझे होते हैं और ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो हिंदी में तो उसके लिए मुहावरा है ठंडे बस्ते में जाना, लेकिन हिंदी में भी उसके लिए शब्द है कि कोल्ड केस उसको कहते हैं, अपराध के मामलों में खासकर। तो ये कोल्ड केस बन चुका था। लेकिन अभी पालघर पुलिस ने एक बार फिर से अपने पुराने कोल्ड केसेस को रीविजिट करने का, री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। और इसी क्रम में पालघर के जो एसीपी हैं मदन बल्लाल, उन्होंने इस मामले को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाई और ओम प्रकाश के बारे में फिर से जानकारी जुटाई। फिर से जानकारी जुटाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि जब ओम प्रकाश वाला ये केस हुआ था तब जाहिर है एसीपी मदन बल्लाल तो कम से कम पालघर में, विरार में होंगे नहीं, उनकी पोस्टिंग बाद में हुई होगी। तो एक पुराने केस के बारे में कुछ पता करने के लिए पुराने बही खातों को खंगालना भी ज़रूरी होता है, किरदार का पता, नाम, सब कुछ जानना। तो एसीपी साहब ने जब ये सब कुछ पता किया तो ये पता चला कि ये ओम प्रकाश नाम का आदमी जो है वो कानपुर का सेन पश्चिमी का रहने वाला है। लेकिन सिर्फ इतनी सी जानकारी से पकड़ना आसान नहीं था, वरना तो पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया होता। लेकिन इस बार जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने ये सोचा कि एक आदमी जो कानपुर से मुंबई आकर ऑटो चलाता था और मुंबई से वो फिर फरार होकर कानपुर चला गया और ऑब्वियसली होम टाउन में ही कहीं रह रहा होगा या फिर कहीं और भी रह रहा हो, लेकिन चांस लेने की बात थी। तो पुलिस को ये लग रहा था कि हो ना हो ये आदमी अगर कानपुर में भी होगा तो भी वहाँ ऑटो ही चला रहा होगा, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जो वो करना जानता है और उस काम को लेकर उसके साथ जो है एक कंफर्ट वाली बात होगी। कंफर्ट जोन कहते हैं ना, हर आदमी से हर काम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को कुछ काम आसान लगते हैं। तो ये जो ओम प्रकाश है, बहुत मुमकिन है कि जो एक ऑटो ड्राइवर रहा हो वो दूसरी जगह अगर माइग्रेट करेगा तो वहाँ भी वो ऑटो ड्राइविंग करेगा। इस आधार पर पुलिस ने जब इस मामले को इस साल री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पुलिस ने कानपुर के आरटीओ से संपर्क साधा और जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जिन जिन नाम पर ऑटो रजिस्टर्ड है, उनके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू की। और इस कोशिश में सरप्राइजिंगली ओम प्रकाश के बारे में पुलिस को कानपुर से जानकारी मिली कि हाँ, वहाँ ओम प्रकाश नाम का एक ऑटो ड्राइवर है जो सेन पश्चिमी का ही रहने वाला है। जब इसके बारे में जानकारी मिल गई आरटीओ ऑफिस से तो महाराष्ट्र की पुलिस ने कानपुर पुलिस की मदद ली और दोनों पुलिस ने मिलकर फिर इसका मोबाइल नंबर निकलवाया। इसका मोबाइल नंबर निकलवाने के बाद फिर पुलिस इसकी लोकेशन को ट्रेस करती रही कि इसका मूवमेंट क्या है, कहाँ से कहाँ, किस स्टैंड में चलता है, कब कहाँ जाता है। पुलिस बहुत बारीकी से और बहुत खामोशी से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन ओम प्रकाश को इसका भनक नहीं चलने दे रही थी। ओम प्रकाश भी 24 साल गुजर चुके थे, वो निश्चिंत हो चुका था कि अब कानून जो है उस तक कभी पहुंच नहीं सकता, पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं सकती, बिंदास जिंदगी वो जी रहा था। लेकिन इसी बीच चूंकि पुलिस को अब शक हो गया था कि ये वही ओम प्रकाश है, पुलिस ने उसकी कुछ तस्वीरें जो है वो चालान उसके ऑटो का करने के बहाने उसको थाने लेकर गई और उसकी कुछ तस्वीरें पुलिस ने क्लिक की। ओम प्रकाश को दूर दूर तक इस बात का कोई गुमान नहीं था कि पुलिस जो है 24 साल पुराने केस में उसे गिरफ्तार भी कर सकती है या करने वाली है। उसे लग रहा था चालान का मसला है, वो इसको निपटाएगा। तस्वीरें उसकी क्लिक की गई और ओम प्रकाश ने खुशी खुशी अपनी तस्वीर खिंचवा भी ली क्योंकि उसे लग रहा था चालान का मैटर है। कानपुर पुलिस ने तस्वीरें खींची और खींचने के बाद पालघर पुलिस को भेजी। पालघर पुलिस से कहा कि एक बार चेक कीजिए क्या यही ओम प्रकाश है, आपके पास जो इसकी तस्वीरें होंगी आपके बही खातों में पालघर में, उससे मिलान कीजिए। तकरीबन 24 साल गुजर चुके हैं, चेहरा थोड़ा चेंज हुआ होगा। तो पालघर पुलिस ने जब मिलान किया तो बेशक 24 साल गुजर चुके हों, एक आदमी के जो फेशियल फीचर्स होते हैं, जैसे किसी की नाक लंबी होती है, होठ मोटे होते हैं या कुछ भी, तो
वो चीज़ें जो है वो ओम प्रकाश के साथ भी थी और ओम प्रकाश को ऑफिसर्स ने देखते ही पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसकी उन्हें 24 सालों से तलाश है। लेकिन अब उसके बाल दाढ़ी में सफ़ेदी आ चुकी थी, वो उम्र दराज हो चला था, लेकिन आदमी वही था, ये पालघर पुलिस ने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद ही कानपुर की जो पुलिस थी, जो चालान काटने के बहाने ऑटो ड्राइवर ओम प्रकाश को लेकर आई थी, उसने ओम प्रकाश से बातों ही बातों में ये पूछा कि क्या कभी ज़िंदगी में महाराष्ट्र जाना हुआ है, मुंबई कभी गए हो? उसको तब भी ये एहसास नहीं हुआ। उसने कहा कि हाँ साहब, मैं तो मुंबई गया हूँ, मैं तो वहाँ विरार में रहता भी था। अब पुलिस वालों ने कहा तो विरार में कत्ल भी किया होगा। ये बात जैसे ही ओम प्रकाश ने सुनी, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, उसका दिमाग घूम गया, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। वो हैरान। पुलिस वालों ने कहा देखो, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई जुर्म करता है तो सबूत देर सवेर उसके खिलाफ मिल ही जाते हैं और कानून के शिकंजे में वो आता ही है। तो बताओ पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है? ओम प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा और उसने पूरी कहानी बताई कि मेरे ऑटो में मुहर्रम अली अक्सर आया जाया करता था, पैसे नहीं देता था, ऐसा ही जो है वो हारून के साथ भी कर चुका था। हम दोनों की रंजिश मुहर्रम अली से थी, हमने गुस्से में आकर उस पर चाकू से हमला किया। मुहर्रम अली की हत्या हो जाएगी, वो मर जाएगा, हमने नहीं सोचा था, लेकिन वो मर गया और हम दोनों फरार हो गए। चूँकि मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था और मेरे घर के पते के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, तो मैं इधर उधर छिपता रहा और फिर बाद में जब ये मामला ठंडा पड़ गया तो चूँकि यहीं कानपुर में मेरा घर है, तो मैंने यहाँ आकर ऑटो चलाने की शुरुआत की। वो इस बात पर बहुत हैरान था कि आखिर 24 साल बाद महाराष्ट्र की पुलिस उस तक कैसे पहुंची और कैसे महाराष्ट्र की पुलिस कह लें या कानपुर पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिली कि वो कानपुर में इसी इलाके में रहकर ऑटो चला रहा होगा। लेकिन खैर, ये एक पुलिस का ट्रेड सीक्रेट था। पुलिस ने उसे बताया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस ने मीडिया वालों से ये बात ज़रूर साझा की और ये बताया कि किस तरह से पुलिस का एक अंदाज़ा या एक इंट्यूशन कि एक आदमी जो 24 साल पहले ऑटो चलाता था, किसी दूसरी जगह अगर वो माइग्रेट होकर जाएगा तो भी वो ऑटो ही चलाएगा और शायद इसी ट्रेड या इसी पेशे की वजह से उसे पकड़ा जा सकता है, ये सोचना और उस सोच का क्लिक कर जाना, ये अपने आप में एक क्लासिक इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल है। तो ये केस जो है वो क्रिस्प एंड कंसाइज्ड ज़रूर है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, लेकिन ये केस जो है एक नज़ीर है। तो मुझे लगा इस केस के बारे में आप लोगों से चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में सिर्फ विरार या पालघर की पुलिस को क्रेडिट देने से नहीं चलेगा। कानपुर की पुलिस ने भी इस मामले को ड्यूली इन्वेस्टिगेट किया और वो सारे इनपुट जो पालघर पुलिस को चाहिए थे वो कानपुर की पुलिस ने वक्त पर पालघर की पुलिस को मुहैया करवाए। खैर, ये कहानी यहीं तक, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ आपके सामने जब मुखातिब होते हैं, हाजिर होते हैं, तो पिछली जो मेरी स्टोरीज़ होती है उस पर आप लोगों ने जो कमेंट किए हुए होते हैं या कुछ सवाल आप कुछ पूछ चुके होते हैं, उनका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। तो पिछली जो स्टोरी है उस स्टोरी के बारे में आइए कुछ सवाल मैं लेता हूं और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। ये छत्तीसगढ़ के बालोद की स्टोरी है, जिसमें एक ऐसा केस जिसे शुरू में सारे लोगों ने एक्सीडेंट समझा था, उस केस को एक्सीडेंट का विक्टिम होने वाली जो महिला है जिसकी हत्या हो गई, उसके घर वालों ने इनिशिएटिव लेकर इन्वेस्टिगेट कर दिया। ये अपने आप में एक अनोखी कहानी थी। तो बालोद वाली वो जो स्टोरी है, अगर आप वो देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उसे देख सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कमेंट्स दिख रहा है वो सत श्री अकाल बैनर्जी जी, केवल कृष्ण सेठ लिखते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। मेरी ओर से भी आपको सत श्री अकाल। भास्कर अरगड़े साहब, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच भास्कर जी। आज आपके होम स्टेट की खबर है, आई होप आप रिलेट कर पाए। उमेश भूया ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है और 39 साल और मैं दलित हूँ, अभी तक मेरे उम्र का पूरे भारत में कोई भी कुंवारा नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो इंसान खुद पर हंस सकता है ना, मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने बहुत इमोशनल होकर नहीं बल्कि लाइट हार्टेड तरीके से ही ये कमेंट लिखा होगा। तो जो इंसान खुद पर हंस सकता है उससे बड़ा ब्रॉड माइंडेड और समझदार आदमी कोई नहीं है। तो उमेश, अगर आपने हंसी मजाक में ये बात लिखी है तो आपको बधाई, साधुवाद। रही बात शादी की तो वो भी हो जाएगी और ठीक है दोस्त, आप दलित हैं या अगड़े हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्राइम तक के मेंबर हैं, हमारे दोस्त हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका। करण औलख
देसी मुंडा के नाम से एक आईडी है। इन्होंने लिखा है कि सर आपकी आवाज़ बोर नहीं करती बल्कि स्वीट है और मैं पूरी रात आपकी और शम्स सर की कहानियों का प्लेलिस्ट लगाकर सो जाता हूँ। कहानी सुनते हैं सो जाते हैं। एनीवे, ये लाइटर नोट में कही गई बात है। देव कुमार सिविल वर्क के नाम से एक आईडी है। उन्होंने थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मेरा नाम लिया, ऐसा उन्होंने लिखा है। हेमंत एस है और उन्होंने कहा है कि कातिल कितना भी होशियार हो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर देता है। ये बात जो है वो जो बालोद की स्टोरी है उस पर भी लागू होती है और आज वाली कहानी में भी ये बात लागू होती है। आपने आज वाली कहानी सुनी होगी, आपको आई होप कि आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। रमेश नाकल ने भी कमेंट किया है, पीके चंद्रा साहब हैं, सारंग चौहान, होमी राय, परूप श्रेष्ठा जी हैं और इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट विथ समथिंग के नाम से एक आईडी है। इन्होंने लिखा है सुप्रतिम भैया, आदरणीय चरण स्पर्श के अपराधी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आसानी से ज़मानत मिल जाने से भी अपराध करते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, ज़मानत मिल जाने से हौसला तो बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ऐसे खूंखार अपराधी हैं जिनको सज़ा होती है और ज़मानत छोड़िए वो पेरोल पर आते हैं उसके बाद भी अपराध करते हैं। तो इसीलिए ज़मानत के मामले में मुझे लगता है कि अदालतों को बहुत लीनियंट व्यू नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आप उस अपराधी से वाकिफ़ हैं और उसकी स्टोरी को अच्छी तरह जानते हैं कि वो फिट ऑफ रेज में किसी एक टाइम में उसके हाथों से कोई अपराध हो गया हो, वो आदतन जो है अपराधी नहीं है या मान लीजिए पेशेवर बदमाश नहीं है और वो कोर्ट में आकर कह भी रहा है कि साहब ये पहली गलती है और आइंदा जीवन में कभी नहीं करूँगा, उसके चेहरे पर पश्चाताप दिख रहा है, तब तो ज़मानत देना बनता है। वरना कई बार मैंने ये भी देखा है कि बड़े हार्डकोर क्रिमिनल जो ताबड़तोड़ हत्याएं कर रहे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उन्हें आसानी से ज़मानत मिल जाती है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और माननीय न्यायालयों से मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह शिकायत भी है। विनय नासवाले जी ने भी कमेंट किया है, जसपाल राय का भी कमेंट है और विजय हासदा का कमेंट है। प्रदीप भांबू जी रेगुलर लिसनर है। मोहम्मद नदीम साहब ने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा कि बहुत प्यार से आप कहानी सुनाते हो। थैंक यू वेरी मच। प्यार से ही सुनाना पड़ेगा दोस्त, मतलब मजबूरी वाली बात नहीं है। हैप्पीली सुनाता हूँ प्यार से, क्योंकि मैं अपने काम को भी पसंद करता हूँ और आप लोग इतना कमेंट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मुझे ये काम बोरिंग लगे तो फिर कैसे आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। अद्भुत ज्ञान के नाम से एक आईडी है। इन्होंने लिखा है चश्मे का नंबर क्या है सुपरमैन भाई? तो दोस्त, चश्मे का नंबर तो मुझे खुद याद नहीं है, वो नंबर याद करके भी क्या करना है। जब मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, यानी जो आई एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास अपने आँखों का परीक्षण करवाता हूँ, वो नंबर खुद ही लिखते हैं और उस हिसाब से चश्मा बनाकर दे देते हैं। मुझे उस नंबर को जानकर करना क्या है? तो मैं ज़िंदगी को थोड़ा सहज सरल रखता हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई में हर मामले में घुसने की कोशिश नहीं करता। वाल्मीकि कुमार का भी कमेंट आया है, गुड स्टोरीज उन्होंने लिखा है। निरंजन का कमेंट है और ये चंपारण बिहार से है। बहुत स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी रेगुलर लिसनर हैं। जया अवस्थी और सलीम सैयद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मुझे और हमारे साथी कैमरा पर्सन जो आज विनोद शिकारपुरी जी नहीं हैं, तो आज क्राइम तक की टीम के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, कुंज बिहारी जी, उनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।